तो सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को जो अगले हमारे सेशन होंगे 6, 7 या 8 उनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि हम क्या क्या चीजें अ, समझने की कोशिश करेंगे अगले आने वाले सेशंस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बल्कि लिख देता हूँ कि जो फॉरेक्स का नॉलेज है ना, फॉरेक्स का जो नॉलेज है वो दो तरह का होता है। ठीक है जी। एक जिसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल इल्म। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। तो टेक जो फंडामेंटल नॉलेज है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। फंडामेंटल नॉलेज होता है जी खबरें जो आती हैं। आपको पता है कि फॉरेक्स में जो भी पेयर होते हैं उसमें ज्यादातर किसी न किसी मुल्क की करेंसी शामिल होती है। तो जब जिस मुल्क की करेंसी है उस मुल्क में कोई भी खबर आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस खबर का असर पड़ता है उस मुल्क की करेंसी के ऊपर, और उसकी वजह से फिर वो जो पेयर होता है वो उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है खबर के असर की वजह से। तो जो खबरें होती है ना फॉरेक्स के अंदर जो असर डालती हैं, तो उन खबरों के इल्म को हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। खबरों के इल्म को, खबरों का इल्म। ठीक है, इसका मतलब है फंडामेंटल नॉलेज। तो ये इंशाल्लाह हम आने वाले जो हमारे 6, 7 सेशंस हैं या 8 सेशंस, उनमें से हम सिर्फ आधा सेशंस लगाएंगे इसके ऊपर, हाफ सेशन। तो ये हमारा कवर हो जाएगा सारा। बड़ा सिंपल है, ये बहुत आसान है। ठीक है। तो बाकी जो हमारे सेशंस होंगे ज्यादातर, उसमें असल जो हमारा फोकस होगा वो होगा टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। तो टेक्निकल नॉलेज हम क्या क्या चीजें समझने की कोशिश करेंगे, और ये सारी जो भी चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे ये इंतहाई बेसिक नॉलेज है फॉरेक्स का, जिसे आप कह लें कि बुनियादी नॉलेज। ठीक है। कोई भी ट्रेडर हो उसके लिए फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए ये नॉलेज इसका सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। तो पहला जो नॉलेज हम सीखेंगे, जो आज हम शुरू करेंगे, वो कि कैंडल क्या होती है। जो चार्ट के ऊपर रेड कलर की और ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, उसके कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके पॉइंट्स कितने होते हैं। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। और उसके बाद अगला हमारा सेशन होगा, जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। और इसी तरीके से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कैसे बनाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो हम अपने चार्ट के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, बनाते कैसे हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद चैनल्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो चैनल्स के ब्रेकआउट होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा आखिरी सेशन होगा, तो उसमें हम जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल यानी के ऑफ मनी मैनेजमेंट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की हेडिंग के नीचे लिखी हैं, इनको कवर करने में हमें लग जाएंगे तकरीबन 5 से 6 सेशंस। ठीक है जी। और
एक सेशन आधा ये और आधा कुछ और हम प्रैक्टिस वगैरह कर रख लेंगे, तो टोटल मेरे ख्याल में 7 से 8 सेशंस में हमारा ये जो बैच है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि आज से जो भी हम सीखेंगे ना, वो होगा बड़ा जबरदस्त नॉलेज, लेकिन उसका आपको फायदा कब होगा कि जितना आप रोजाना सीखेंगे, जितनी बात की आपको समझ आएगी, उतनी बात की आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है अपने चार्ट के ऊपर। अगर आप इस नॉलेज से फायदा उठाना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो फायदा उठाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जो जितना आपको हर सेशन में बात की समझ आए, अपनी समझ के मुताबिक आपने अपने चार्ट के ऊपर फ्री वक्त में आधा घंटा घंटा बैठ के प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है। अगर तो आप साथ साथ डेली बेसिस पे जो सीखा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे, गलत भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगले दिन क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। आप उससे सीखेंगे, कुछ जो समझ नहीं आएगी वो क्वेश्चन करेंगे सेशन के एंड पे, तो मैं आपको जवाब दूंगा। इवन आप अपनी जो स्क्रीन है वो भी शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के दौरान। ठीक है ना, ताकि मजीद उसके ऊपर डिटेल में आपकी बात का जवाब दिया जाए, देखा जाए कि आपने कैसे बनाया, गलत कहाँ पे हुए, सही कहाँ पे किया। ठीक है। तो डेली बेसिस के ऊपर आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, और यही एक तरीका है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, आगे आज हम शुरू करते हैं अपना जो पहला टॉपिक है टेक्निकल नॉलेज का, कि कैंडल्स क्या होती हैं। ठीक है। उनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मैं टच दूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर आज। ठीक है जी, और उसके लेवल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जी देखें, कल का जो हमारा पहला सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी जो कैंडल होती है वो 1 मिनट की होती है। ठीक है। उसके बाद 5 मिनट की भी होती है, 5 मिनट की कैंडल भी होती है। उसके बाद 15 मिनट की कैंडल भी होती है। उसके बाद 30 मिनट की कैंडल होती है। फिर 1 घंटे की कैंडल होती है। फिर 4 घंटे की कैंडल होती है। और फिर 1 डे की कैंडल होती है। फिर 1 वीक की कैंडल होती है। और फिर 1 मंथ की कैंडल होती है। ठीक है। इन सारी कैंडल्स में से जो चार्ट हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे, कौन सी कैंडल्स का चार्ट हमने इस्तेमाल करना है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए और ट्रेड करने के लिए, शुरू में आप 1 घंटा, 4 घंटे और 1 दिन, ठीक है, ये तीन जो है ना आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। यानी 1 घंटे का, 4 घंटे का और 1 दिन का जो चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट, चार्ट को हम टाइम फ्रेम भी कहते हैं, चार्ट को टाइम फ्रेम। ठीक है। ये हम तीन टाइम फ्रेम्स जो हैं, 1 घंटे का, 4 घंटे का या 1 दिन का, ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ओके जी। अब देखें, जो कैंडल कोई भी हो, चाहे 1 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, या कोई भी छोटी बड़ी कैंडल कोई भी हो, वो एक ही पैटर्न पे चलती है। कैसे? कि कोई भी कैंडल जिस जगह के ऊपर ओपन होती है, जिस जगह से कैंडल शुरू होती है ना, उस जगह को हम कहते हैं कि ये कैंडल यहां पे ओपन हुई है। यानी ओपनिंग पॉइंट कहते हैं कैंडल का, जहां से कोई भी कैंडल शुरू होती है। मिसाल के तौर पे एक कैंडल है 1 मिनट की, वो 8:14 पे शुरू हुई। ठीक है जी। तो अब उसके पास 1 मिनट है। 1 मिनट में वो कैंडल ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, हो सकता है पहले नीचे जाए फिर ऊपर जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे ही कैंडल ओपन हुई, शुरू हुई, अगर सेलर ज्यादा होंगे, होना क्या, अगर 50% सेल के लोग ट्रेड लगा दें, ठीक है, सेलर्स हों, और 50% ही आधे लोग जो हैं इस पेयर में
बाय की ट्रेड लगा दें यहां पे, बायर्स, यानी जैसे ही कैंडल ओपन हुई तो जितने लोगों ने सेल की ट्रेड लगाई उतने ही लोगों ने बाय की ट्रेड लगा दी, तो बराबर हो गया ना। तो ये कैंडल यहां पे ही रुकी रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। क्यों? तराजू के जो जो होता है तराजू, उसके दोनों पलड़ों में बराबर वजन रख दिया है। ठीक है, सेलर अगर ज्यादा होंगे तो कैंडल नीचे जाएगी, बायर अगर ज्यादा होंगे, सेलर थोड़े होंगे तो कैंडल ऊपर जाएगी। ऐसा ही है ना। अब कैंडल ऊपर कब जाएगी? अगर इधर बायर ज्यादा होंगे, अगर फर्ज करें इसमें 1% और बायर ऐड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इधर से माइनस हो जाएगा ना 1%, तो यहां पे रह जाएंगे कितने, -1 हो जाएगा सेलर्स। तो कैंडल ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, यानी क्योंकि अब बायर ज्यादा हो गए थोड़े से, तो यहां से आहिस्ता आहिस्ता कैंडल ऊपर जाना शुरू होगी, ये ग्रीन कलर ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर देखा देखी में क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद इधर 55% बायर हो जाएंगे, ठीक है, फिर 60% हो जाएंगे, और ये कैंडल और ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। लोग, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कैंडल ऊपर जा रही है तो बाय कर रहे हैं लोग। तो जितनी भी प्राइस ऊपर जाती जाएगी ये कैंडल का पूरा कलर जो है ऊपर साथ साथ जाता जाएगा। ठीक है, फर्ज करें कि ये कैंडल ये पीक के ऊपर यहां पे स्क्रीन की जो चोटी है, ठीक है, यहां तक गई, क्योंकि बायर बहुत ज्यादा थे। फिर एकदम से क्या हुआ कि बायर कम होना शुरू हो गए, ठीक है, फिर यहां से बायर कम होना शुरू हुए और सेलर बढ़ना शुरू हो गए। तो क्या होगा, फिर प्राइस वापस नीचे आना शुरू होगी। तो याद रखें कि जब प्राइस वापस, कीमत वापस नीचे आएगी ना, कीमत का मतलब है कैंडल, हमें कीमत के बारे में कैंडल ही बता रही है ना। तो कैंडल जब नीचे आना शुरू होगी, तो फर्ज करें यहां तक कैंडल आई, ये यहां तक, तो ये ग्रीन कलर भी वापस आएगा, ठीक है, लेकिन पीछे एक काला सा धागा रह जाएगा सेंटर में, जो कि बताएगा कि भाई यहां तक ये कैंडल ऊपर आई थी पहले। ये काला धागा रह जाएगा सेंटर में, कलर वापस आएगा, क्योंकि अब कैंडल वापस नीचे आ रही है। ठीक है, तो अब आप देखें कि कैंडल और नीचे आ जाती है, मिसाल के तौर पे जहां से कैंडल शुरू हुई थी, फर्ज करें वहां पे आ जाती है, ये इस जगह के ऊपर जहां पे ओपन हुई थी। तो जैसे ही यहां से ओपनिंग पॉइंट से कैंडल नीचे जाएगी ना, तो इसका जो कलर होगा वो रेड होना शुरू हो जाएगा। ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाती जाएगी तो कलर भी क्या होता जाएगा, रेड होता जाएगा। जितना नीचे जाएगी, मिसाल के फर्ज करें कि ये कैंडल 1 मिनट पूरा होने से पहले ऊपर भी गई थी ऐसे, और यहां तक ऊपर गई थी, ठीक है, और फिर वापस नीचे भी आई थी। लेकिन जब इसका टाइम पूरा हुआ तो ये वापस आके इस जगह पे कहीं पे क्लोज हो गई। जब इसका 1 मिनट पूरा हुआ तो ये नीचे से वापस ऊपर आ रही थी, तो इस जगह के ऊपर क्लोज होगी, फर्ज कर लें। तो जिस जगह पे ये कैंडल क्लोज होगी ना, उसको हम क्लोजिंग पॉइंट कहेंगे। क्लोज कब होगी, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा। तो फिर इस कैंडल की शक्ल क्या बनेगी कि ये कलर सिर्फ रह जाएगा ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान तक, यहां तक सिर्फ कलर रह जाएगा। बाकी इसके नीचे भी, जहां तक ये नीचे गई थी, सेंटर में एक काली लाइन रह जाएगी यहां तक, ठीक है, और ऊपर भी सिर्फ ये ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, और सेंटर में जहां तक ये गई थी एक काली लाइन इस तरह से रह जाएगी। ठीक है, तो इसकी शक्ल फिर कुछ इस तरीके से बनेगी अगले पेज के ऊपर। ये ओपन हुई थी यहां पे कैंडल, इस जगह पे क्लोज हुई है, और नीचे गई थी यहां तक और ऊपर गई थी यहां तक। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो ये कैंडल फर्ज करें इसका टाइम पूरा हो गया, तो जितना ये नीचे गई थी ना जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम कहेंगे लो पॉइंट, कैंडल का लो पॉइंट। और जितना अपने टाइम के दौरान जितना भी ये ऊंचा गई थी,
पीक पे, उस पीक पॉइंट को हम कहेंगे हाई पॉइंट कैंडल का। ठीक है जी। अब इसका टाइम पूरा हो गया, तो जो रंग वाला हिस्सा होता है किसी भी कैंडल का, जो कैंडल क्लोज हो जाती है, वो होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके जहां पे कैंडल क्लोज होती है वहां तक। अब आप देखें कि इसका कैंडल का कल, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। गुड यार, थैंक यू हसनैन शाह साहब, हसनैन शबीर साहब, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। हसनैन शबीर मिर्जा साहब, आप लोग ना मुझे याद करवाते हैं कि मैं कुछ भूला हुआ हूं। अब लाइन लगाएं जरा। ओके जी। तो याद रखें कि जब कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसका जो कलर वाला हिस्सा होता है ना, वो उसका ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में सारा कलर होता है, या तो रेड कलर होगा या ग्रीन कलर होगा। ठीक है। और इस कैंडल के इस रंग वाले हिस्से को ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक हम कैंडल की मेन बॉडी कहते हैं। इसको हिस्से को क्या कहा जाता है? बॉडी ऑफ कैंडल। ये कहां से शुरू होती है? ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का सारा हिस्सा जो है, ये रंगदार जो हिस्सा होता है, ये कैंडल की बॉडी कहलाता है। अच्छा, अब देखें, ये कैंडल ओपन ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे हुई है। यहां पे ओपनिंग पॉइंट से नीचे आके क्लोज हुई है, तो इस कैंडल का कलर जो होगा बॉडी का, वो क्या होगा? रेड होगा। क्यों? ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आके क्लोज हुई है। लेकिन अगर इस तरह से होता कि कोई कैंडल ओपन नीचे हो और क्लोज ऊपर हो जाए, फर्ज करें यहां पे क्लोज हो गई, उससे पहले अपने टाइम में वो जितना ऊपर जाए जितना नीचे जाए, तो अब ये कैंडल जब क्लोज हुई, तो देखें ये ओपनिंग पॉइंट है, ये ऊपर क्लोजिंग पॉइंट है, तो इसकी जो बॉडी है कैंडल की, जब क्लोज हो गई तो उसका कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। क्यों? ओपनिंग पॉइंट नीचे है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है। तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो हिस्सा होगा वो रंगदार भी होगा। क्योंकि और यही इस कैंडल की बॉडी कहलाएगी, बॉडी ऑफ कैंडल। अब देखें बॉडी छोटी है और कलर बॉडी का क्या है? ग्रीन है। क्यों? ओपन नीचे हुई थी, क्लोज ऊपर हुई है। क्लियर होगी जी बात यहां तक? और इस कैंडल का जो लो पॉइंट है वो ये है, जो हाई पॉइंट है वो ये है। तो आपने देखा कि कैंडल्स, एक जो मुकम्मल कैंडल होती है उसके चार पॉइंट्स होते हैं। एक ओपनिंग पॉइंट, एक क्लोजिंग पॉइंट, और उसके बीच में एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट। तो ये एक मुकम्मल कैंडल के चार पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये जो ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है, जो कलर वाला होता है, ग्रीन या रेड, ठीक है, उसको तो हम बॉडी ऑफ कैंडल कहते हैं, कैंडल की बॉडी कहते हैं। लेकिन जो ये नीचे की तरफ, बॉडी से नीचे लो पॉइंट तक का जो फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इस फासले को, ये जो धागा सा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं विक। विकेट से है, या इसका दूसरा नाम है शैडो। शैडो का मतलब होता है साया, कैंडल का साया। ठीक है, विक या शैडो ऑफ कैंडल, कैंडल का साया या कैंडल की विक। इसी तरीके से ये जो ऊपर बॉडी के ऊपर ये धागा सा है, इसको भी हम विक कहते हैं कैंडल की, या शैडो कहते हैं। जो ऊपर वाली बॉडी से ऊपर विक या शैडो होती है, उसको हम पहले कह देते हैं ऊपर वाला, यानी अपर विक और अपर शैडो। जो बॉडी से नीचे होती है उसको हम लोअर कह देते हैं, लोअर विक या लोअर शैडो। ये बात क्लियर हो गई जी? याद रखें कि ये जो अपर विक और लोअर विक होती है ना किसी कैंडल की, ये किसकी होती है? जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, जिसका टाइम पूरा हो चुका है, चाहे वो 1 मिनट की है, 5 मिनट की है, या बड़ी है। ठीक है, हर कैंडल की ये विक्स ऐसे होती हैं। जरूरी नहीं है हर एक कैंडल की, आगे आपको देखेंगे जब चार्ट पे तो पता चलेगा। अच्छा जी, याद रखें कि ये जो विक है ना, इस विक का एक और नाम भी है। विक का एक और नाम भी है। विक जो कैंडल की ऊपर वाली या नीचे वाली होती है, या शैडो,
ये सारा रिजेक्शन एरिया भी होता है, ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं? रिजेक्शन एरिया भी, रिजेक्शन एरिया। ठीक है जी। यानी कैंडल इस पॉइंट से यहां तक क्यों गई थी? क्योंकि इसमें बायर ज्यादा थे और सेलर कम थे, इसलिए प्राइस यहां से ऊपर गई थी ना, कि बायर बहुत ज्यादा थे। फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट से ऊपर क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि यहां से बेतहाशा सेलर इंटर हुए थे, सेल की ट्रेड ज्यादा ली थी लोगों ने। बायर कम हो गए थे, सेलर ज्यादा हो गए, तो फिर प्राइस रिजेक्ट होके वापस आई थी। ठीक है, उल्टे पांव वापस प्राइस भागी थी। इसी तरीके से जो बॉडी के नीचे हिस्से, यानी कि बॉडी से नीचे जो विक होती है, तो वो यहां तक कैंडल यहां से जब नीचे आई थी, तो क्यों नीचे आई थी? क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे, सेलर ज्यादा थे, बायर कम थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि इस ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला लो पॉइंट, इससे नीचे कैंडल क्यों नहीं गई, या प्राइस क्यों नहीं गई? क्योंकि यहां से बेतहाशा बायर इंटर हुए, सेलर थोड़े हो गए, बायर ज्यादा हो गए, इसलिए प्राइस रिजेक्ट होके वापस आ गई, उल्टे पांव वापस भागी। ठीक है, तो इस सारे एरिया को रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। विक वाला जो एरिया होता है, रिजेक्शन एरिया या रिट्रेसमेंट का एरिया। रिजेक्शन और रिट्रेसमेंट एक ही बात है। ये बात क्लियर होगी जी। तो एक कैंडल के ये बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब फौरन चलते हैं जरा लाइव चार्ट के ऊपर। ठीक है, और देखते हैं कि कैंडल, मैं 1 मिनट की कैंडल ओपन करने लगा हूं, और देखते हैं कि कैंडल यहाँ पे कैसे ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, ओपनिंग। ये देखें जी, 1 मिनट की कैंडल मैंने ओपन की, पेयर कोई भी है। अब आप देखें कि मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम क्या हो गया है, 8:27। ये जैसे ही 8:28 होंगे ना, तो ये कैंडल देखें अभी ऊपर जा रही है, इसलिए इसका ग्रीन कलर है, ऊपर जा रहा है साथ। तो जैसे ही 8:28 होंगे, तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे क्लोज हो जाएगी, रुक जाएगी, और उसके आगे सामने से नई कैंडल शुरू हो जाएगी। अभी आप देखें कि अगर ये वापस नीचे जाएगी तो ऊपर एक धागा सा छोड़ देगी। ठीक है, जिसे हम अपर विक कहेंगे। अभी तो फिलहाल तो ये मजीद ऊपर ही जाती जा रही है। टाइम का जरा वेट कर लेते हैं। ये लें जी, ये कैंडल यहां पे रुक गई। ठीक है, क्लोज हो गई। और अगली कैंडल देखें, क्योंकि टाइम पूरा हो गया, 28 हो गए हैं, तो अगली कैंडल इसके सामने से शुरू होगी, यहां पे ओपन हुई है। अब देखें, ओपनिंग पॉइंट से अगर कैंडल नीचे आएगी तो कलर रेड होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो ग्रीन हो रहा है। देखें, ऊपर जा रही है ना ओपनिंग पॉइंट से, तो ग्रीन कलर हो रहा है। अब देखें, वापस ऊपर से नीचे आई तो ऊपर धागा सा रह गया था, अब फिर ऊपर चली गई तो ग्रीन कलर ऊपर चला गया। तो ओपनिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडल का। अब देखें, ऊपर से वापस आई है, तो ये देखें ऊपर विक छोड़ के आई थी, अब फिर ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर ऊपर जा रहा है। और यही कैंडल अगर ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी, तो आप देखिएगा कि इसका कलर जो है वो रेड होना शुरू हो जाएगा। ये अब देखिएगा, अगर ये नीचे जा, ये देखें, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो कलर क्या होना शुरू हो गया है? रेड। जितना नीचे जाती जाएगी उतना लंबा रेड कलर साथ साथ जाता रहेगा। ये चेक करें। अच्छा, अब देखें, टाइम 1 मिनट पूरा हुआ, तो ये कैंडल यहां पे ही क्लोज हो गई। अगली कैंडल इसके सामने से ओपन हुई थी, थोड़ा सा नीचे गई, फिर एकदम से ऊपर निकल गई। इसका ओपनिंग पॉइंट ये है। ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो कलर रेड हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि थोड़ी सी बड़ी कैंडल को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे 15 मिनट की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि ये मैं कहां पे चार्ट देख रहा हूं, ये कैंडल्स आपको कहां पे नजर आ रही हैं। ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। याद रखें कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर तो आपके पास, 1 सेकंड जी, मैं
मेरा पेन नहीं चल रहा। ओके, मैं दोबारा इसको क्लोज करता हूं और वापस स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके जी। क्या हो गया यार, चलना। ओके, चल पड़ा जी। कि मैं ये बात कर रहा था कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं या चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपके पास अगर लैपटॉप मौजूद है घर में, या कंप्यूटर मौजूद है डेस्कटॉप, या इवन टैबलेट मौजूद है, तो आप कोशिश करें कि चार्ट जहां पे भी ओपन करें ना किसी भी पेयर का, वो बड़ी स्क्रीन पे ओपन करें, गूगल पे जाके। ठीक है, तो गूगल के ऊपर जाके आप, मैं दो वेबसाइट्स लिखने लगा हूं यहाँ पे, ये वेबसाइट्स ओपन करेंगे। पहली वेबसाइट है इन्वेस्टिंग आई, NVESTING, investing.com। ठीक है, अभी मैंने ये investing.com वेबसाइट खोली हुई थी। अगर investing.com ना खुले या कोई प्रॉब्लम हो इसमें, तो एक दूसरी वेबसाइट है जो है www.tradingview, trading tradingview.com। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट्स हैं जो कि, इस तरह की और भी बहुत हैं, लेकिन ये पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा जो लोग लाइव चार्ट्स देखने के लिए वेबसाइट्स यूज करते हैं। जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स होते हैं ना पूरी दुनिया में, वो सब के ये चार्ट्स आपको चला रही होती हैं लाइव एक्सचेंजेस से डायरेक्ट। ठीक है, लाइव फीड चल रही होती है। तो अब आप देखिएगा कि इसका फायदा क्या होता है कि मोबाइल के ऊपर जब आप MT5 का, मेटा ट्रेडर 5 एप्लीकेशन का चार्ट ओपन करते हैं, तो क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो छोटी स्क्रीन के ऊपर आपको 8-10 कैंडल ही नजर आएंगी ना। इससे ज्यादा आप जूम इन करेंगे या जूम आउट करेंगे तो वो कैंडल्स बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी या बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो बड़ी स्क्रीन का फायदा ये होता है कि आप उसमें कम से कम कुछ 100-200 कैंडल्स आराम से देख सकते हैं। दूर तक माजी में कहां से कहां तक प्राइस ऊपर नीचे गई थी, बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। तो नॉलेज भी जब आप बड़ी स्क्रीन के चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आपको समझ ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी। अभी देखिएगा, मैं जाने लगा हूं जी पहली वेबसाइट के ऊपर, investing.com के ऊपर। मैं दोबारा शेयर करता हूं स्क्रीन, और ये जो वेबसाइट ओपन हुई हुई है, मैं इसको क्लोज। ओके जी, ये मैंने क्लोज की जी वेबसाइट। और वापस अब मैं जा रहा हूँ गूगल के ऊपर, देखिएगा यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, एड्रेस लिख रहा हूँ www.investing और ये मैं वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ। अब देखें, ये जब वेबसाइट ओपन होगी तो इसका जो होम पेज होगा वो इस तरीके से होगा जो आपको नजर आ रहा है। तो इस वेबसाइट के ये ऊपर टॉप पे देखें investing.com जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसके आगे ये सर्च इंजन है, सर्च बार, सर्च का खाना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी पेयर का पूरा वो अलामत लिखेंगे, आप जो भी पेयर आप ओपन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखें यहाँ पे GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग जो है, उसका अलामत लिख दिया आपने GBP। और इसका पेयर आप देखना चाह रहे हैं USD के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ, मैंने आगे USD लिख दिया। तो नीचे आप देखें उसने ये पेयर का पूरा वो सिंबल दे दिया है, GBP USD, क्या, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर। ठीक है जी, रियल टाइम करेंसी का चार्ट। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, नीचे जो आ गया है, तो आप देखिएगा कि मेरे सामने थोड़ा अगला जो पेज ओपन हुआ, उसको थोड़ा सा आप नीचे लाएंगे, तो यहां पे आपको एक डल सा ग्राफ नजर आएगा। ठीक है जी, इस डल से ग्राफ के ऊपर, चार्ट के ऊपर राइट कॉर्नर पे, ये जहां पे मेरा माउस है, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। तो आपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। तो अगला पेज ओपन होगा, तो उस पे अगले पेज के ऊपर भी थोड़ा सा आपने नीचे जाना है। तो जहां पे वो डल सा आपको ग्राफ नजर आ रहा था, अगले पेज पे जब आपने टेक्निकल चार्ट पे क्लिक किया, तो ये देखें टेक्निकल चार्ट ओपन हो गया है उसी जगह पे, यानी कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो गया है। तो अब आप इसको, ये राइट कॉर्नर पे ऊपर जाएं, ये देखें फुल पेज वाला ऑप्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करें। तो अब वही चार्ट आपका देखें फुल स्क्रीन के ऊपर चला गया है।
तो अब आप देखें बड़ी स्क्रीन है, क्योंकि ये मैं लैपटॉप पे मैंने ओपन किया हुआ है। इवन आपके पास टैबलेट है, या जो डेस्कटॉप वो स्क्रीन होती है, क्या कहते हैं उसको, जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप ये इस वहां पे खोल के आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे कितनी ज्यादा कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। कैंडल्स को आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, दूर तक, कई साल तक की कैंडल्स भी आप देख सकते हैं। जैसे ये मैंने जीबीपी यूएसडी का यहाँ पे, अच्छा ऊपर देखें, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है, 1 M का मतलब 1 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है, 1 घंटे वाला चार्ट, 5 मिनट वाला चार्ट। तो यहाँ पे आप देखें 1 डे के साथ ये एक एरो सा बना हुआ है, तीर बना हुआ है ऊपर। इस तीर के ऊपर मैंने माउस रखा तो नीचे लिखा हुआ आ गया टाइम इंटरवल। यानी इस तीर पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो मुख्तलिफ टाइम के जो चार्ट्स होते हैं उनका टाइम लिखा हुआ आ गया है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 1 घंटे का, ये देखें, या 1 मिनट का, सबसे पहले चार्ट ओपन करता हूं तो ये देखें मेरे सामने 1 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है जी, इस पेयर का। और इसमें ये कैंडल जो लाइव चल रही है अभी राइट साइड पे, अब ये मेरे लैपटॉप पे देखें टाइम हुआ है 8:36। जैसे ही 8:37 होंगे तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे क्लोज हो जाएगी और उससे अगली कैंडल शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी को अगर आपने टाइम चेंज करना है तो ऊपर उसी तीर पे आए, टाइम इंटरवल वाली जगह पे आप 15 मिनट लिख लें, तो 15 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है मिसाल के तौर पे 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है, तो ये एक कैंडल जो है इस चार्ट में 4 घंटे वाली है। ठीक है जी, तो कम से कम आपने 4 घंटे वाला चार्ट लाजम ओपन करना होता है, ताकि आपको बेहतर जो है वो पता चल सके कि माजी में प्राइस कहां तक नीचे गई थी और कहां से फिर ऊपर गई थी, वहां से कितना वापस नीचे आई थी, कितना ऊपर गई थी, और अभी कहां पे है। जैसे आप देखें ये वाला पेयर 2 तारीख को, ये नीचे देखें 2 तारीख लिखी हुई आ रही है जब कैंडल पे माउस रखते हैं, और टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है। आप देखें एक 4 घंटे वाली कैंडल यहां से लेके और कितना नीचे गिरी थी, अगले 4 घंटे की भी कितना नीचे गई थी, फिर 3-4 कैंडल रुकी रही, 5 कैंडल यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस वापस ऊपर जा रही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है, अब आप देखें यहां पे कि कैंडल कितने भी टाइम की हो, जब कोई कैंडल क्लोज हो चुकी हुई है, अभी आप देखें ये कैंडल चल रही है अभी लाइव राइट साइड पे जो है, इसको आप छोड़ दें, लेकिन इस कैंडल से जो लाइव चल रही है ये वाली, इसको आप छोड़ दें, अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी शक्ल अभी चेंज हो सकती है। अभी जो नजर आ रही है 5 मिनट के बाद कुछ और हो जाएगी, 10 मिनट के बाद कुछ और हो जाएगी, लेकिन इससे पिछली कैंडल्स जितनी भी हैं वो क्लोज हो चुकी हैं ना, उनका जो ओपनिंग पॉइंट, उनका क्लोजिंग पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, वो चेंज नहीं होना, वो अब तारीख का हिस्सा बन गया हुआ है। ठीक है ना, माजी का रिकॉर्ड बन गया हुआ है वो। तो उससे हम देख सकते हैं, कैंडल की शक्लें देखें आप। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कैंडल आप देखें, ये वाली, ये एक कैंडल है, 4 घंटे की एक कैंडल है, क्योंकि मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो क्या आप बता सकते हैं इस कैंडल की शक्ल देख के कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी? तो मेरा जवाब आपको ये होगा कि क्योंकि मुझे ये पता है कि जो कैंडल क्लोज हो जाए, अगर उसका जो रंग नजर आ रहा है, ठीक है, तो रंग के एक कोने से लेके रंग के दूसरे कोने तक, वो जो हिस्सा है कैंडल का, उसको हम कैंडल की मेन बॉडी कहते हैं, या बॉडी ऑफ कैंडल कहते हैं। ऐसा ही है ना, अभी हमने सीखा ये बॉडी ऑफ कैंडल। तो मैंने एक चीज मुझे ये पता चल गई कि जितना इस कैंडल का कलरफुल हिस्सा है, रंगदार हिस्सा है, वो सारी इस कैंडल की बॉडी है। ठीक है जी, दूसरा मुझे क्या पता चला कि ये कैंडल जितना टॉप पे गई है, पीक पे, वो जो पीक पॉइंट है वो इसका हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट को मैं पूरा हाई लिखने की बजाय सिर्फ एच भी लिख सकता हूं। एच का मतलब होता है हाई पॉइंट। ठीक है जी, इसी तरीके से एक चीज का मुझे और पता चला कि ये कैंडल का, ये देखें सबसे निचला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट तक आई थी सबसे ज्यादा नीचे, इससे नीचे नहीं गई, तो इसका मतलब है कि ये इस कैंडल का लो पॉइंट हो गया। लो पॉइंट, लो पॉइंट को हम शॉर्ट में एल भी लिख सकते हैं, पूरा लो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें हम इस कैंडल की शक्ल, क्योंकि
क्लोज हो चुकी हुई है, चेंजिंग नहीं होनी अब इसमें। तो हम कैंडल की शक्ल को देख के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या रहा, एक हाई पॉइंट भी हो गया, लो पॉइंट भी हो गया इस कैंडल का, और बॉडी का भी हमें पता चल गया कि जी भाई ये सारी बॉडी है इसकी, जो रंगदार हिस्सा है। अब रह गया कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी, शुरू कहां से हुई थी, और क्लोज कहां पे हुई। अब यहां पे आपने कैंडल के कलर को देखना है। अगर तो कैंडल की बॉडी का कलर रेड है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर ओपन हुई थी और नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये ओपन हुई थी, ओपनिंग पॉइंट था, ओपनिंग पॉइंट को हम ओ भी कहते हैं, और नीचे आके क्लोज हुई है तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। और क्लोजिंग पॉइंट को या क्लोज को हम सी से भी लिख देते हैं शॉर्ट में। अब देखें, मैंने पूरी कैंडल को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब पीछे किसी और कैंडल को देख लें जी, इस कैंडल की बात कर लेते हैं, ये वाली जो कैंडल ग्रीन है बड़ी, ठीक है। अब आप देखें कि इसका बॉडी कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक रंगदार हिस्सा जो है वो सारे का सारा इस कैंडल की बॉडी है। अच्छा जी, इसका लो पॉइंट ये है, नीचे देखें यहां तक आई हुई है, ये लो पॉइंट हो गया। हाई पॉइंट कहां पे है, ये ऊपर वाला जो किनारा है ना, यही इसका हाई पॉइंट भी है। अच्छा जी, अब ये ओपन कहां पे हुई थी और क्लोज कहां पे हुई। बॉडी का कलर देखें, क्या है, ग्रीन। इसका मतलब है ऊपर जाके ओपन नीचे हुई, क्लोज ओपनिंग पॉइंट से ऊपर हुई, तभी ग्रीन कलर है ना बॉडी का। तो फिर ओपनिंग पॉइंट ये हुआ नीचे, और क्लोजिंग पॉइंट हुआ ये। और इसका हाई पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट एक ही है, यानी जब ये कैंडल क्लोज हुई, इसका टाइम पूरा हुआ, उस वक्त ये बायर के फुल कंट्रोल में थी, बायर इसको ऊपर लेके जा रहे थे। अगर कैंडल का टाइम पूरा ना होता तो ये और ऊपर जा सकती थी कैंडल। अब देखें, अगली कैंडल जैसे ही ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर और ऊपर गई। अगली कैंडल फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, अगली कैंडल थोड़ा सा नीचे आई फिर ऊपर गई, अगली कैंडल थोड़ा नीचे आई फिर ऊपर गई। समझ गए। तो कैंडल्स जो क्लोज हो जाती हैं उनकी शक्लें देख के हम आने वाली जो कैंडल्स होती हैं उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किधर से किधर जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर दफा हमारा अंदाजा ठीक ही साबित हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में ठीक होता है। ठीक है जी। ओके जी, अब हम आते हैं कि कैंडल की शक्लें जो क्लोज हो जाती हैं कितनी किस्म की हो सकती हैं। आपके सामने ये चार्ट देख लें, इसमें कितनी ज्यादा शक्लों वाली कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। किसी कैंडल के चारों पॉइंट पूरे हैं, ठीक है, किसी कैंडल का, अब देखें ये वाली कैंडल है, या कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, इसको ले लें जी, ये वाली कैंडल, इसका ये लो पॉइंट है। ये देखें यहाँ पे, इस कैंडल की बॉडी देखें कितनी छोटी सी है, कहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है और कहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं जी। ये आप देखिएगा, इसी को मैं, अच्छा, सेंटर में, अगर चार्ट के सेंटर में आप माउस को लाएं तो ये देखें प्लस का साइन बना हुआ है, ये माइनस का है। प्लस का साइन है बड़ा करने के लिए, जूम इन करने के लिए, ठीक है, और माइनस का साइन है जूम आउट करने के लिए। अब मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं। अब आप देखें कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई, ये वाली कैंडल। अब ओपन यहां पे हुई, क्लोज कहां पे हुई, बिल्कुल साथ थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि बॉडी का कलर, बॉडी बिल्कुल बारीक सी है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो कलर है वो ग्रीन सा नजर आ रहा है। इसका मतलब है ओपनिंग पॉइंट नीचे है और क्लोजिंग पॉइंट बिल्कुल साथ ही ऊपर है, ठीक है। तो इसका लो पॉइंट कहां पे था, यहां पे था। अब इसका हाई पॉइंट कहां पे है, वही बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यही इसका हाई पॉइंट भी है। ऐसा ही है ना। तो कैंडल की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। इसके बरक्स जो अगली कैंडल है ये वाली, अब ये देखें, इसका हाई पॉइंट ये हो गया, लो पॉइंट ये हो गया, और ओपनिंग पॉइंट कहां पे है और क्लोजिंग पॉइंट कहां पे है। ओपनिंग पॉइंट ऊपर है यहाँ पे, क्लोजिंग पॉइंट ये नीचे है जी इधर। और बॉडी देखें छोटी सी है और रेड कलर की है, क्योंकि ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई। क्लियर जी। ओके, आगे आते हैं जी। अह, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो था कि स्पोर्ट और
रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। याद रखें कि ये लफ्ज अगर मैं लिखूं, स्पोर्ट, ठीक है, उर्दू में स्पोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दोनों का मतलब एक ही होता है उर्दू में। स्पोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों का एक ही मतलब है जी। दोनों का मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब है दोनों का? रुकावट। ये दोनों, जैसे सड़क है ना, सड़क एक हाईवे होती है, बिल्कुल प्लेन सड़क है, हाईवे या मोटरवे। आप गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं 100 120 की स्पीड पे, तो एकदम से एक अजीब सा मोटा सा जंप आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो वो स्पीड ब्रेकर क्या है? वो रुकावट है। उसने आपकी, जैसे ही आपकी उस पर नजर पड़ेगी, आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपने गाड़ी को रोकने की कोशिश करनी है, ताकि उस जंप के ऊपर, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आपकी गाड़ी आराम से गुजरे। उस स्पीड ब्रेकर, वो क्या थी? वो रुकावट थी, हर्डल थी। समझ गए? जिसको देख के मजबूरन आपने गाड़ी की स्पीड कम की, करना नहीं चाहते थे आप, ताकि आपकी गाड़ी का नुकसान ना हो सके, झटका ना लगे, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो चार्ट के ऊपर प्राइस ऊपर नीचे जा रही होती है, हमें कैसे पता चल रहा होता है? कैंडल को देख के। कैंडल ऊपर जा रही हो तो हम कहते हैं कीमत ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। कैंडल नीचे आ रही है तो हमें पता चल रहा होता है कि कीमत नीचे जा रही है। तो फॉरेक्स के अंदर जो गाड़ी है ना, वो है कैंडल्स। तो उनको कौन, वो स्पीड ब्रेकर उनके लिए क्या होता है? स्पोर्ट होती है जो उनको रोकती है कैंडल को, और रेजिस्टेंस। कैंडल या ऊपर जाती है या कैंडल नीचे जाती है। अगर कैंडल ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर बन रहा है, अगर कैंडल नीचे जा रही है तो रेड कलर बन रहा है। ऐसा ही है ना? बस कैंडल्स या ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं, लेफ्ट राइट नहीं हो सकती। तो इसलिए याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसी रुकावट, मैं लिख देता हूं, अब इनकी मैं डेफिनेशन करने लगा हूं जी। तो स्पोर्ट कौन सी फिर रुकावट है? स्पोर्ट ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। ये स्पोर्ट कौन सी रुकावट है जी? जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। अच्छा, आप देखें, मैंने वर्ड यूज किया है कोशिश करती है। कोशिश करने में बाज औकात वो रोकने में कामयाब होगी, नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी, और बाज औकात कामयाब नहीं भी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है, वो कौन सी रुकावट है तो ये भी रुकावट, लेकिन ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। क्लियर होगी जी बात? फर्क पता चल गया आपको कि स्पोर्ट कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, यानी ऊपर से कैंडल आ रही है, ओके जी, एक सेकंड। मैं अब यहां पे स्पोर्ट का लेवल एक बनाता हूं, मिसाल के तौर पे ये ऊपर से एक कैंडल आ रही है,
ये एक कैंडल है, ठीक है, और एक कैंडल ऊपर से नीचे जा रही हैं कैंडल्स, ठीक है, रेड कैंडल्स, शक्लें कुछ भी हों इनकी। तो फिर ये ऐसी जगह है, यहां से कैंडल नीचे, मजीद नीचे जाने की बजाय यहां से फिर एक कैंडल ऊपर जाना शुरू हो जाती है ऐसे, ठीक है। फिर यहां से क्या होता है कि कैंडल नीचे आती है, फिर यहां से क्या होता है कि कैंडल मजीद ऊपर जाती है, फिर यहां से क्या होता है, फर्ज करें कि कैंडल वापस नीचे आ जाती है। तो अब आप देखिएगा कि फॉरेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला देखें, ये वाला जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट था कि जिस जगह से मजीद नीचे कैंडल्स नहीं गई। आप देखें ऊपर से ये कैंडल नीचे आई और नीचे आई और नीचे आई, लेकिन इस जगह से नीचे नहीं जा सकी। तो क्योंकि यहां से ये कैंडल वापस ऊपर चली गई और नीचे जाने से रुकी भी और वहां से वापस ऊपर मुड़ गई, ठीक है। तो इसलिए ये जो जगह है ना, इस जगह को हम ये समझेंगे कि यहां पे शायद कोई ऐसी रुकावट थी जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई। तो इस जगह को हम सपोर्ट वाली जगह कहेंगे, सपोर्ट वाली जगह। ऐसा स्पीड ब्रेकर, ऐसा जंप, ऐसी दीवार थी यहां पे जो हमें नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया है जी। तो ये अब हमारे लिए स्पोर्ट वाली जगह बन गई है। तो इस जगह के ऊपर हम एक सीधा दीवार से बना लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्पोर्ट कहेंगे, इसको हम या लेवल कह लें स्पोर्ट का, या स्पोर्ट वाली जगह कह लें। इसी तरीके से आप देखें कि ये ऊपर से कैंडल नीचे आई, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, वापस कैंडल ऊपर चली गई। तो इस जगह को भी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये भी एक सपोर्ट वाली जगह है जिसने कामयाबी के साथ कैंडल्स को मजीद नीचे जाने से रोक दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब आप अगर देखें कि यहां से कैंडल ऊपर गई है वापस, लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, तो हम इस जगह को क्या कहेंगे, यहां पे लेवल सा बना के, दीवार बना के हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। ऐसी रुकावट थी यहां पे जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहां से देखें, जब स्पोर्ट से कैंडल्स वापस ऊपर गई, तो ये वाली वो जगह हम कह सकते हैं कि यहां पे रुकावट मौजूद थी, लेकिन वो कौन सी रुकावट थी जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, उस रुकावट को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब आप देखें कि ये वाली पहली रेजिस्टेंस और ये दूसरी रेजिस्टेंस तकरीबन सीध में है। इसी तरीके से ये पीछे वाला जो सपोर्ट थी पहली, और ये दूसरा जो सपोर्ट है, ये एक सीध में है। तो हम अगर इसको सीधी लाइन खींचेंगे ना इस तरीके से, ये दीवार को लंबा सीधा खींचें, तो ये कुछ इस तरीके से दीवार बनेगी। तो अब ये एक लेवल बन गया सीधा सपोर्ट का, हो सकता है। अब देखें, यहां पे भी पहली दफा स्पोर्ट ने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया, दूसरी दफा भी यहां पे कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया और कैंडल वापस ऊपर चली गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि तीसरी दफा भी कैंडल जब वापस इसके टकराएं सपोर्ट को, तो ये कैंडल को नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो। अब हो सकता है कैंडल इसको, सपोर्ट की दीवार को तोड़ के नीचे चली गई, तो ये दीवार अब जो थी ना यहाँ पे सपोर्ट, ये मौजूद रहेगी। अब यही दीवार क्या करेगी, थोड़ी देर पहले यहां पे सपोर्ट थी, अब यही कैंडल जब जो सपोर्ट के तोड़ के नीचे चली गई है, अगर वापस ऊपर जाएगी यहां से कहीं से भी, जब भी वापस ऊपर जाएगी, अब हो सकता है कि यही दीवार, दीवार तो है ना, ये अब कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या पता चला हमें कि वही लेवल जो यहां पे पहले सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा था, कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, जब कैंडल सपोर्ट को तोड़ के नीचे चली गई, वही कैंडल्स जब वापस आएंगी तो वही दीवार है जो पहले क्या थी, सपोर्ट का लेवल थी, अब आगे वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। तो यहां पे ये अब रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है।
रेजिस्टेंस की लेवल बन जाएगी, और हो सकता है कि यहां से ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दे। अगर इसने एक दफा कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया और कैंडल वापस नीचे आ गई, तो अब ये बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल भी बन गई है। पहले सपोर्ट की थी, अब रेजिस्टेंस की भी बन गई है, क्योंकि कामयाबी से उसने कैंडल्स को ऊपर जाने से भी एक दफा रोक दिया या एक दफा से ज्यादा दफा रोक दिया है। मेरी बात समझ गए? तो हमने क्या करना होता है कि चार्ट ओपन करना है, चार्ट के ऊपर देखना है कि कौन सी, अच्छा, कम से कम 4 घंटे का चार्ट या एक दिन का चार्ट, इन दो चार्ट के ऊपर हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं। ठीक है ना? अब हम लाइव आएंगे जी चार्ट के ऊपर, और मैं कुछ लेवल्स आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बना के दिखाऊंगा। ये देखें। अच्छा, एक और बात, ये जो है ना investing.com या tradingview.com, जिसके ऊपर आप चार्ट ओपन करते हैं, जैसा आपके सामने मैंने अभी टेक्निकल चार्ट ओपन किया हुआ है किसी पेयर का investing.com की वेबसाइट के ऊपर। अगर इस वेबसाइट पे एक दफा आप लॉगिन हो जाएं, मिसाल के तौर पे आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं दोबारा ताकि होम पेज से आपको दिखाता हूं। जैसे ये होम पेज ओपन किया आपने investing.com का, तो यहां पे आप देखें ये मेरा नाम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये मेरा नाम यहां पे इसलिए लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मैं इसमें एक दफा लॉगिन हुआ हुआ हूं। कई साल पहले मैं एक दफा अपने जीमेल के अकाउंट से, और जीमेल का जो असल पासवर्ड है उससे मैं लॉगिन हुआ था। अब जब तक मैं लॉग आउट नहीं होऊंगा, साइन आउट नहीं होऊंगा, उस वक्त तक जितने भी चार्ट्स हैं ना जिनके ऊपर मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, नॉलेज अप्लाई करता हूँ, तो उनको मैं सेव कर सकता हूँ, ताकि अगले दिन, उससे अगले दिन, फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरी वर्किंग वहां पे, नॉलेज मेरा सेव रहता है। कैसे? अब मिसाल के तौर पे देखें, ये चार्ट पे आया जी, मैंने सबसे पहले मैंने वन डे का चार्ट ओपन करना है। ये देखें, वन डे का चार्ट ओपन कर दिया, तो मैं लाइव कैंडल के ऊपर आऊंगा। ये लाइव कैंडल है, ठीक है। मैं देखूंगा लाइव कैंडल से पीछे कौन सी ऐसी जगह है जहां से ऊपर कैंडल्स नहीं जा सकी थी। अब देखें कि वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया और मैंने लाइव कैंडल देखी। अब देखिएगा, ये एक पॉइंट है, ये वाला, यहां से ऊपर कैंडल नहीं जा सकी जी। एक दिन वाली कैंडल है ये, एक। और थोड़ा सा पीछे जाऊं तो ये वो जगह है जहां से ऊपर कैंडल नहीं जा सकी थी, यानी यहां पे ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। यहां पे ये रेजिस्टेंस है, इसने यहां पे रोका था कामयाबी से कैंडल को ऊपर जाने से। थोड़ा सा अगर पीछे आऊं तो यहां पे एक ये दीवार सी बन रही है, इसने भी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया था। थोड़ा नीचे आऊं तो देखें, ये वाली एक जगह है जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया कामयाबी से, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे चलूं तो ये वाली एक जगह है, यहां पे आप देखें कितने दिन, 4 दिन तक कैंडल्स इस जगह को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी, इसका मतलब है ये भी सपोर्ट का लेवल था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें 2 दिन तक कैंडल्स इस पॉइंट को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी, इसका मतलब है ये भी एक सपोर्ट का लेवल है। एक दिन की या 4 घंटे की अगर एक कैंडल भी किसी जगह से नीचे नहीं जा सकी, एक कैंडल कामयाबी से रुक गई, ऊपर चली गई वापस, तो वो भी सपोर्ट का लेवल होगा। अगर एक से ज्यादा है कैंडल्स, जैसे ये देखें 2 कैंडल्स हैं और एक दिन की कैंडल है और 2 दिन तक, ये तो बहुत बड़ा लेवल है सपोर्ट का, मजबूत लेवल है। ये देखें 1 2 3 4 दिन तक कैंडल्स इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि बजाय इसके कि हर जगह पे अलहदा अलहदा ये रुकावटें बनाने के, अब देखिएगा कि मैं एक सीधी दीवार बनाऊंगा। ठीक है, कैसे? ये आप देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये टूल बार नजर आ रहा है आपको, मुख्तलिफ चीजें, शक्लें आपको आइटम्स की बनी हुई नजर आ रही है। आपने क्या करना होता है कि आपने ये जो पेन सा बना हुआ है जिसके ऊपर माउस रखने से ब्रश लिखा हुआ आ गया है, देखें लेफ्ट साइड पे, ये इसके आगे एक छोटा जो तीर है उसको क्लिक किया तो आगे ये पट्टी आ गई, इस पे दूसरे नंबर पे देखें ये रेक्टेंगल लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने रेक्टेंगल को क्लिक करना है जी।
रेक्टेंगल को जैसे ही क्लिक किया तो ऊपर ये छोटी पट्टी आ गई, इसको पकड़ के मैं सामने ले आता हूं नीचे। अब खाली जगह के ऊपर आपने माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये रेक्टेंगल बन रही है, दीवार बन रही है। इसकी चार किनारों से पकड़ के मैं ऊपर नीचे करूंगा तो इसकी दीवार की मोटाई कम हो जाएगी। अगर मैं इसको लंबा करूं करना चाहूं तो लंबा कर सकता हूं, देखें जितना मर्जी। छोटा करना चाहूं और इस दीवार का मैं कलर चेंज करना चाहूं, इसको सिलेक्ट करके तो ऊपर जो पट्टी है ये देखें डब्बा सा पड़ा हुआ है, बैकग्राउंड कलर, इसको क्लिक करें तो यहां से आप इस लेवल का कलर चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी रख लें आप। ठीक है, अब ये जो लेवल है ना बारीक, मैं रखता हूं यहां पे। जो पीछे ये वाला देखें, ये दो कैंडल्स का हाई पॉइंट मैंने इससे टच किया, और ये ऊपर देखें एक इस कैंडल का हाई पॉइंट भी टच हो गया और अगली कैंडल का हाई पॉइंट भी टच हो गया। और अब मजीद ये लाइव कैंडल है और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर मौजूद है। अब मैंने थोड़ा सा राइट साइड पे इसको और खींच लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जब ये कैंडल या अगली कैंडल या उससे अगली दिन की कैंडल जब ऊपर जाएगी ना, तो जब इस दीवार को टकराएगी ना, ये रेजिस्टेंस की दीवार है, लेवल है। तो जिस तरह से यहां पे एक कैंडल टकराई थी, दूसरे दिन टकराई थी और फिर वापस आ गई थी, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी थी, यहां पे भी हो सकता है कि अगली कैंडल जब भी इस लेवल से टकराए, हो सकता है इस लेवल को तोड़ के ऊपर ना जा सके और वहां से फिर वापस नीचे आ जाए। मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, मैंने रेजिस्टेंस का एक लेवल बना दिया। अब लाइव कैंडल ये है, इसके नीचे आप देखें कि ये एक लेवल बनता है यहां पे, ये इस जगह पे, कि यहां पे बहुत सारी कैंडल्स इस दीवार को तोड़ के अभी तक नीचे नहीं जा सकी इस पॉइंट से। ये देखें, ये लें जी। तो हो सकता है, यानी इस लेवल ने सपोर्ट का किरदार अदा किया है ना यहां पे। मैं इसका सपोर्ट के लेवल का कलर चेंज कर देता हूं, मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं। ये लें जी, ये मेरा सपोर्ट का लेवल है, जिसने कैंडल्स को देखें यहां से इस कैंडल को भी, इस कैंडल को 2 3 4 5 और 6 दिन तक कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया कामयाबी से। तो हो सकता है कि जब भी अगली दफा आज वाली कैंडल, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन वाली कैंडल जब भी नीचे आए, हो सकता है जिस तरह से पहले 6 कैंडल्स को ये कामयाबी से रोक चुका है सपोर्ट का लेवल, हो सकता है सातवीं दफा भी रोक दे। ठीक है, और वो कैंडल नीचे जाने की बजाय फिर यहां से ऊपर जाना शुरू हो जाए। मेरी बात समझ गए हैं? तो एक दिन के चार्ट के ऊपर ये देखें, मैंने एक रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया लाइव कैंडल के ऊपर, और एक मैंने सपोर्ट का लेवल बना दिया। तो आपने क्या करना है कि कम से कम लाइव कैंडल के नीचे 3 सपोर्ट के लेवल बनाने हैं। पहला सपोर्ट का लेवल तो ये हो गया। अगर मैं आपसे कहूं जी कि दूसरा सपोर्ट का लेवल बनाएं, तो आप क्या करें कि ये पहला जो सपोर्ट का लेवल है इसी को क्लिक करें। ये देखें ऊपर पट्टी आ गई है, इसमें ये क्लोन का ऑप्शन आ गया है, ये डुप्लीकेट वाला व्हाइट कलर का, इसको क्लिक करें और क्लोन को क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट यहाँ पे लेवल बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसको उठा के नीचे ले आए, तो दूसरा सपोर्ट का लेवल कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? जहां पे ज्यादा कैंडल्स के माजी में लो पॉइंट टच हो रहे हैं, देखें ये वाला, ये लें जी, ये मैंने दूसरा लेवल बना दिया सपोर्ट का। इसका मतलब क्या है? ये लें जी, ये वाला, कि अगर कैंडल अगली कैंडल फ्यूचर में जब भी नीचे आएगी, तो हो सकता है ये पहला जो सपोर्ट का लेवल है यही कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए। फर्ज करें अगर कैंडल इस पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाती है, तो चांसेस है ना फिर कि ये दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है, हो सकता है ये उस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोक दे और यहां से कैंडल वापस ऊपर जाना शुरू हो जाए। ठीक है, फर्ज करें कि दूसरा लेवल भी टूट जाता है नीचे, ये भी नहीं रोक सकता कैंडल को, तो फिर हमारे पास तीसरा लेवल सपोर्ट का कौन सा होगा? माजी में देखें यहां पे ये दो कैंडल्स रुकी थी नीचे जाते हुए। ठीक है, तो हम फिर तीसरा लेवल कहां पे बनाएंगे सपोर्ट का? ये इस जगह पे, ये देखें, क्योंकि यहां पे एक ही जगह के ऊपर आप देखें 2 दिन की कैंडल्स जो हैं इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी थी। तो ये देखें, मैंने बारीक सा लेवल एक बना दिया। ये लें जी, ये हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल होगा। अगर ये भी कैंडल को मजीद नीचे जाने से ना रोक सका,
तो फिर चौथा लेवल कौन सा होगा हमारा, इससे नीचे जो है, जो रोक सकता है सपोर्ट का, वो किधर होगा, ये इससे नीचे होगा। ये देखें यहाँ पे, ये देखें दो कैंडल्स को ये इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। अगर ये भी टूट गया तो फिर इससे अगला लेवल कौन सा हो सकता है सपोर्ट का, वो होगा जी, नीचे देखें मजीद आप आए तो देखें ये वाली जगह हो सकती है, ये एक और दो कैंडल्स को इस लेवल ने नीचे जाने से रोका हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऊपर से नीचे कैंडल आएगी तो ये लेवल भी नीचे जाने से रोक सकता है। अगर इसको भी तोड़ के नीचे जाती है तो और नीचे लेवल कौन सा आएगा जो कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोक सकता है, ठीक है, वो ये लेवल हो सकता है, ये वाला देखें। बस इतने काफी हैं। आपने इस तरीके से आपने क्या करना है कि आपने लाइव कैंडल से 1 डे के चार्ट के ऊपर कम से कम 3 4 5 आपने सपोर्ट के लेवल, पहला सपोर्ट का लेवल जो लाइव कैंडल के नजदीक तरीन बनेगा, उसके बाद दूसरा जो थोड़ा नीचे, उससे नीचे तीसरा, उससे नीचे चौथा, माजी की कैंडल्स के लो पॉइंट्स को देखते हुए उनको आपने टच करना है। कोशिश करनी है कि लेवल्स जो हैं इनकी मोटाई आपने कम से कम रखनी है ताकि दो लेवल्स के बीच में खाली जगह ज्यादा बचे। जितना बारीक लेवल बनाएंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, तो थोड़ा सा पीछे जाएं, कैंडल्स का साइज छोटा करें, जूम आउट करें, तो आप देखेंगे कि इस लेवल, ये तो ये लेवल हो गया ना। अगर कैंडल ऊपर जाते हुए ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ तोड़ देती है, ऊपर चली जाती है, तो इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे बनेगा, ये यहां पे आप देखें, इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूं जरा, ये यहां पे आ रहा है पहला लेवल, ठीक है, ये इस जगह पे। अगर ये लेवल टूट गया रेजिस्टेंस का पहला, तो दूसरा लेवल कहां पे आएगा, ऊपर। ये देखें ये बिल्कुल ऊपर माजी में ये एक कैंडल और दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, यहां पे बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है जी। मैं क्या करता हूं कि इसी को डुप्लीकेट करता हूं पहले रेजिस्टेंस के लेवल को, यानी क्लोन करता हूं, और अब मैं इसका साइज छोटा करने लगा हूं जी, ताकि हमें दो लेवल्स के बीच में जगह खाली ज्यादा मिले। ये देखें ऊपर से एक कैंडल का लो पॉइंट, और यहाँ पे कितनी कैंडल्स का हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मैंने टच कर दिया। देखें ये हमारा एक बड़ा अच्छा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके ऊपर अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जाती है कैंडल, तो इससे ऊपर कहां पे माजी में कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी थी, ये देखें ये एक लेवल हमारा अच्छा यहाँ पे लेवल मौजूद है तीसरा रेजिस्टेंस का, ये देख रहे हैं। अच्छा, इस अगर ये लेवल भी रेजिस्टेंस का टूट जाता है, कैंडल तोड़ जाती है ऊपर जाते हुए, तो इससे आगे ऊपर मजीद कहां पे रुकावट मिल सकती है रेजिस्टेंस, वो ये यहां पे है जी, ये देखें ये इस जगह पे, ठीक है। तो ये देखें मैंने ये 4 लेवल आपके सामने रेजिस्टेंस के बना दिए 1 डे के चार्ट के ऊपर। याद रखें कि 4 घंटे की रेजिस्टेंस मजबूत होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, लेकिन 1 डे का जो चार्ट होता है उसके ऊपर जो भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, वो रोज रोज जल्दी जल्दी नहीं टूटते। ये आपका होमवर्क है जी, कि आपने 1 डे का चार्ट ओपन करना है, किसी भी पेयर का लाइव कैंडल देखनी है, उसके नीचे आपने 4 से 5 सपोर्ट के लेवल बनाने हैं जो कम से कम एक या एक से ज्यादा कैंडल के लो पॉइंट को टच करे। इसी तरीके से आपने लाइव कैंडल के ऊपर 4 से 5 रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं जो कम से कम एक या एक से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच करे। और दूर माजी में कितना जाना है, ज्यादा दूर पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15-20 कैंडल्स पीछे चले जाएं बस काफी है। मैंने तो समझाने के लिए बहुत पीछे ले गया हूं ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेवल देखें पीछे यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा था तो दूर जाना पड़ा, ठीक है। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है जी, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे मैं आज का सेशन कर रहा हूं खत्म। अब आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, अपने माइक आप ओपन